हेलो तो वेलकम। आज हम लोग क्या लेके आए हैं, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स का, उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उसको कवर किया था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, आर्मीनियस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं और पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में बेटा वो ये आता है कि जो अपना डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं अलग अलग फॉर्म। तो चलो देखते हैं क्या होता है बेटा ये। मान लो मैंने कोई भी एक जनरल इक्वेशन को कंसीडर कर लिया कि मेरा कोई जनरल इक्वेशन है दैट इज ए प्लस बी बी एंड दिस गिव्स अस सी सी प्लस डी डी। मतलब कोई भी एक जनरल इक्वेशन दे रखा है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा रिएक्टेंट साइड हो जाता है बेटा इसमें, कि ये जो हमारा साइड होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड, है ना। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और ये वाला साइड पूरा क्या हो जाता है बेटा, ये वाला पूरा साइड हो जाता है प्रोडक्ट। अब हम सबको पता है कि अगर इसके लिए मैं तुमसे पूछूं कि रेट निकालना, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और वी से प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट हमने निकाला है दैट इज dr अपॉन dt। और ये dr अपॉन dt और किसके प्रोपोर्शनल है, k a की पावर अल्फा इनटू b की पावर बीटा। जो कि अल्फा और बीटा क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, और a और b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं बेटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि पहली बात तो ये देख लो कि दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज मेजर, किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर बाय द डिटरमिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देख लो dr by dt, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है उस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से डिटरमाइन करना रेट लॉ। रेट लॉ क्या था, दैट इज के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, एंड हेंस द डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। कि अगर रेट लॉ ही डिटरमाइन नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन से तो डिटरमाइन करते थे। ओके, नाउ तो क्या करते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, अगर हम चाहते हैं कि इस डिफिकल्टी को अवॉइड कर दें, इस डिफिकल्टी जो आ रही है हमारे पास इसको हम लोग अवॉइड कर दें, तो क्या करते हैं, टू ऑब्टेन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम किस में निकालते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में निकालते हैं, दैट गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी दैट इज कंसंट्रेटेड एट अ डिफरेंट डिफरेंट टाइम। जो अलग अलग टाइम पे हम लोग को अच्छे तरीके से रिलेशन दे देता है, किसका, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। क्लियर है बेटा, चलिए तो देखते हैं ये क्या होता है। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर द डिफरेंस डिफरेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर। कि मैं बोलूं जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ध्यान से समझना कि रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विद द टाइम, जिसमें कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है वो टाइम के साथ नहीं बदलता है, एंड रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें ये चीज हमें देखने को मिले। चलो देखते हैं कैसे होगा, क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि जीरो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैं लिख सकता हूं क्या, कि R इज इक्वल टू के, एंड मान लो कोई कंसंट्रेशन ले लिया दैट इज A, तो इसकी पावर में जीरो बोलूं, जीरो बोलूंगा ना क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो बेटा मान लो अगर किसी की भी पावर जीरो मतलब क्या हो गया, वन हो गया। और आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, यही होगा बेटा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। और भी से कि जो हमारा dr अपॉन dt आ रहा है वो कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैं इस t को उधर ले जाने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं चलो पहले यहाँ पे इस dt को उधर ले चलते हैं, तो इस dt को अगर आप उधर लेके चलो बेटा, तो माइनस dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज k d। क्लियर है यहाँ तक। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, अब दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो नाउ इंटीग्रेट, है ना, तो नाउ इंटीग्रेट
बोथ साइड, अब दोनों बगल आप इसको क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या मिलेगा, तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जैसे इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, क्लियर है, के डी टी। अब क्या निकल के आने वाला है, फटाफट देखो जल्दी से, क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अगर मैं बोलूं कि dr का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं कहां से कहां तक कर रहा हूं, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, आर नॉट से लेके आर तक, उसी तरीके से टाइम का कहां से कहां तक कर रहा हूं, जीरो से लेके टी तक, क्लियर। अब देखो बेटा हम सबको पता है dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर, होगा कि नहीं, बिल्कुल, अगर माइनस को मैं उधर ले जाऊं और इसकी कहां से कहां तक वैल्यू है बेटा, वैल्यू है आर से लेके आर नॉट तक, ठीक है, आर से लेके आर नॉट तक, इस तरीके से हम इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक जा रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू आर नॉट मान के चल रहे हैं, फाइनल वैल्यू क्या है, आर। अब देखो इसी तरीके से बेटा ये क्या हो गया, बताओ जल्दी, के का की dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सबको पता है t इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस t की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, जीरो से लेके t तक, तो बस वैल्यू को पुट कर दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू k, और t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही हो गया, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ गया, r माइनस आर नॉट, एक माइनस था यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के टी, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ के टी। तो देखो एक अच्छा सा एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया हमने, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, बस क्या किया है, माइनस साइन को इधर ले गए हैं, और भी से आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो देखो इस तरीके से एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया हम लोगों ने पूरा, दिख रहा होगा तुम लोगों को कि किस तरीके से एक्सप्रेशन डिराइव किया है, ये देख लो एक बार फटाफट। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया हम लोग का, है ना, कि k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, क्लियर है ये चीज, जल्दी से बताओ। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए अपना एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आया है वो कितना आया है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, और इस तरीके से बेटा आप इसको डेराइव कर सकते हो। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, ठीक है, चलो बेटा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट बोल रहा है इस तरीके से कि हम लोग को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है बेटा कि जो हम लोगों ने डेराइव किया है, ये किया था कि फॉर द रिएक्शन ए से की, तो हम लोग का एक डेरिवेशन निकल के आ गया था, उसी के बारे में ये बात कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन हम लोग को पहले से ही पता है कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ए नॉट माइनस ए, हम लोगों ने r से रिप्रेजेंट किया था, तो किसी से किसी को भी रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, e है या r है, बात सेम चीज है। at रिप्रेजेंट क्या करता है कि रिएक्शन का कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ए नॉट क्या बताता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए, कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना है, k इज द कांस्टेंट, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि अगर ए को मैं ए नॉट बाई टू ले लूं, और किस तरीके से मैं हाफ लाइफ टाइम इसके लिए डिराइव कर सकता हूं, तो चलो देखते हैं फटाफट कि हाफ लाइफ टाइम आप किसके कैसे डिराइव करोगे। तो आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि अभी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, वो रिलेशन क्या था बेटा, कि t इज इक्वल टू, क्या निकाला था जल्दी बताओ, कि t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के, यही आया था कि t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। अब कुछ मत करो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा पीरियड होता है, इट इज द टाइम इन विच रिएक्टेंट रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाफ लाइफ टाइम। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि हाफ लाइफ टाइम पे कुछ मत करो, टी की जगह तो तुम पुट कर दो टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज आर, वो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू, यानी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, दैट इज आर नॉट बाई टू। तो बस इसी को इस इक्वेशन पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, टी की जगह टी हाफ, आर नॉट की जगह आर नॉट, और आर की जगह बेटा आर नॉट बाई टू, तो वन में से हाफ गया हाफ, दैट इज आर नॉट अपॉन टू के, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के, और भी से ए नॉट अपॉन टू के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर नॉट अपॉन टू के या फिर ए नॉट अपॉन टू के, दोनों सेम चीज है ना। तो इस हिसाब से पता लग रहा है
कि जो टी हाफ आ रहा है जीरो ऑर्डर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। thus the half life period of the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration, that is a naught। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। क्या याद रखना है पॉइंट बेटा जो तुम लोग अच्छे से याद रखना है, और ये कि अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर का, तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस एंड नॉट द रिएक्शन रेट। यानी यहाँ पे रिएक्शन का रेट नहीं बदल रहा है, यहाँ पे क्या बदल रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस and not the reaction rate। The rate of reaction remains constant and throughout the course of the reaction। जिसको इस ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये ग्राफ किसके बीच है, तो दिस ग्राफ इज बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा घटेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट इज अ कांस्टेंट। यानी दिस इज अ प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दो चीजें याद रखनी है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है टी हाफ, या फिर जो हम लोगों ने रेट कांस्टेंट निकाला था, बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। क्लियर ये चीज, तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में आपको फिक्स करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, तो फटाफट देख लेते हैं। पहला कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, है ना, दैट इज द प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन विल बी स्ट्रेट लाइन, अभी देखा हम लोगों ने, एंड पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है बेटा कि यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगी यूनिट, तो देखो ना यूनिट निकालने का तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था कि जब भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो एक फॉर्मूला यूज करो, दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एंड दिस इज सेकंड इनवर्स। यही तो बताया था आप लोगों को कि जब भी आपको रेट निकालना हो ये फॉर्मूला यूज करना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, जीरो ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे जीरो है, तो एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो व्हाट इज के है, के कम्स आउट टू बी दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस जीरो, दैट इज 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या आप यूनिट नहीं निकाल लोगे, तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम को आप मिनट या सेकंड किसी में भी ले सकते हो। तो इस तरीके से बेटा आप यूनिट निकाल सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट to the half of its initial value is called half life time of the, और भी थे हाफ लाइफ पीरियड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, क्या क्या एग्जांपल्स है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जहां जीरो ऑर्डर देखने को मिलता है। देखिए एग्जांपल ये देखो, फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl, जैसे कि H2 plus Cl2 अगर रिएक्शन करके 2HCl बना रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो किसके इक्वल आता है, इन सभी केसेस में बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, जैसे पहला केस है तो इस केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आ जाएगा के इक्वल। तो इससे साफ साफ पता लग जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो रेट के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों केसेस में, चाहे इसका केस हो चाहे इसका केस हो, दोनों केस में जो रेट होगा वो किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। जब हम किसी एक भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे देखेंगे मैथमेटिकली, आओ मैथमेटिकली देखते हैं फटाफट। अगर मैथमेटिकली की बात तो उसमें किया था वैसे ही सेम टू सेम डेरिवेशन यहाँ भी करेंगे। हम सबको पता है कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, K, और किसी भी कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बोला A ले लिया मैंने, तो इसका पावर क्या कर लूं 1, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, अब देखो R को आप क्या लिख सकते हो, R को आप लिख सकते हो dR/dt, लिख सकते हो क्या, R इज इक्वल टू dR/dt, अच्छे से बना लो इसको, dR/dt, और ये क्या हो जाएगा बेटा K, और ये A का A रहा। ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, पावर तो 1 है ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dr को यहाँ रख रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे ही डेरिवेशन कर रहा हूँ जैसे मैंने उसका किया था। और क्या कर रहा हूँ, देखो अब एक दिमाग लगाना,
अगर आपने आर के टर्म्स में यहाँ लिया है ना, तो इसको भी आर के टर्म्स में लो, है ना, कंसंट्रेशन को भी। और अगर आपने ए के टर्म्स में लिया होता तो इसको भी ए के टर्म्स में लेते। तो ये थोड़ी सी चीज याद रखना है, ठीक है। देखो, तो ले लेते हैं फटाफट। तो इसको भी हम लोग किसके टर्म्स में ले रहे हैं, आर के। तो दिस इज ऑल्सो आर। अब देखो बेटा, डी आर अपॉन आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा के डी टी, ठीक है जी, के डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, कि डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ कुछ मत करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों बगल। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे व्हाट यू गेट, देख लो बेटा पहले जल्दी से इसको, क्या है, डी आर अपॉन आर, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल वैल्यू दैट इज आर नॉट से लेके आर तक। यहाँ कहां से कहां करोगे, जीरो से लेके टी तक। तो इस तरीके से बेटा हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर ये चीज, है ना। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यू गेट द वैल्यू। क्या वैल्यू मिलेगी जल्दी से बताइए, क्या मिलने वाला है बेटा। किस तरीके से सॉल्व करोगे आप इसको, या तो आप इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हो, या फिर एक और तरीका क्या था, एक और तरीका ये था बेटा कि अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना हो तो आप ऐसे कर दो। अगर आपको वैल्यू नहीं रखनी है तो आप इनडेफिनिट इंटीग्रल भी कर सकते हो, दैट इज डी आर अपॉन आर, है ना। और इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या हो जाएगा, के डी टी। बस, अगर आपको लिमिट नहीं पुट करनी है तो लिमिट नहीं भी पुट करो, वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे वन अपॉन आर, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सबको पता है, लॉग एक्स। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या लेते हैं ज्यादातर, नेचुरल लॉग। तो दिस इज एल एन आर। क्लियर है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, सी लगा दिया बेटा। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये देखो, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये होता है इनडेफिनेट, जिसमें लिमिट हमें पता नहीं होती है। और इसमें हमें क्या होता है, जब हमें लिमिट्स पता होगी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और इसको नाम दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, याद है ये चीज। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये याद रखना क्या निकल के आया है हम लोगों को। तो क्या निकल के आया है भाई, तो हम लोगों का निकल के आ चुका है, दैट इज यहाँ पे जो आया है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। जो हमारा आया था, क्या आया था बेटा, तो हमारा ये आया था, दैट इज एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही आया था। अब देखो बेटा, नाउ हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो भी हमें पता है कि वी नो दैट, क्या पता है हम लोग को, तो वी नो एट t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम कितना था बेटा, जीरो था, एट t इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय r कितना था बेटा, r नॉट नहीं था, आर नॉट था ना। जब टाइम जीरो है तो जो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का है वो मैक्सिमम है, यानी इनिशियल के बराबर है। यानी व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू कितना है, आर नॉट। बस इसी को यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एल एन, जहां जहां आर है वहां आर नॉट कर दो, इज इक्वल टू माइनस के, टी की वैल्यू तो जीरो है, तो सी, तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, सी की वैल्यू निकल के आ गई है एल एन आर नॉट। तो ये याद रखना है बेटा कि सी की वैल्यू कितनी आई है, एल एन आर नॉट। जब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर इसको आप पुट करें तो क्या मिलेगा बेटा, हम लोग को पुट करने पे, तो हम लोग को ये मिलेगा क्या, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस प्लस सी, सी की वैल्यू क्या मिली है, एल एन आर नॉट। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करो, के टी को इधर ले आओ, तो के टी इधर आ गया, माइनस का था ना, और ये क्या हो गया बेटा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। क्लियर है, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। और वी से व्हाट इज कि टी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, 1/k, एंड दिस इज एल एन। लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि माइनस को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड। तो दिस इज एल एन आर नॉट अपॉन आर। तो एक ये सुंदर सा फॉर्मूला बन गया तुम्हारे लिए कि t इज इक्वल टू 1/k, एल एन आर नॉट अपॉन आर। अभी भी कह रहे हो क्या वो वाला फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए तुम्हें, चलो उसको भी बना देते हैं।
ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/k। और हम सबको पता है बेटा कि जब भी ln से log में जाते हैं तो कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303। नाउ दिस विल बिकम log r नॉट अपॉन r। अब तो दिख रहा है तुम्हें जो चाहिए था फॉर्मूला, ठीक है। यानी ये क्या आ गया 2.303 अपॉन k, ठीक है जी। एंड दिस इज log आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं। तो आई होप समझ आ रहे हो तुम लोगों को क्या क्या किया है मैंने और किस तरीके से डराइव किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है। अब देखो बेटा, तो यही डिराइव किया हम लोगों ने, कुछ ज्यादा नहीं किया। यानी फॉर द रिएक्शन हम लोगों ने क्या डिराइव करके लाए हैं, हम लोग यही डिराइव किया है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन et। तो इसको तो हम डिराइव कर चुके हैं तो ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। देखो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते थे, परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में इनिशियल माइनस कितना x का खत्म हो रहा है, तो इसकी बात करेंगे अभी न्यूमेरिकल आएगा तो वही है r नॉट अपॉन r है। तो उसी आर नॉट अपॉन आर को क्या लिखा है, ए नॉट माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, ठीक है जी। चलिए, नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहली चीज, एनी रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मस्ट ओबे द अबव इक्वेशन व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज, किस तरीके से, इस तरीके से, जो इसको भी फॉलो करे, दैट इज log a कंसंट्रेशन माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। बात वही है ना, उसी से डिराइव किया था हम लोगों ने, आया था। इसी को मैं ऐसे लिख सकता था क्या, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट, फिर के टी था तो माइनस के टी इधर आ जाता तो फिर वही तो आ जाता लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो सब सेम चीजें हैं, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको भी ये फॉलो करें। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ गिवन दे देता है और उस ग्राफ की हेल्प से आपको फिर पूरा कैलकुलेट करना होता है। तो क्या है बेटा ये, द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, यानी ये देखो ग्राफ किसके बीच है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था उसको तुम ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, यही वाला। अब हम सबको पता है कि यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप जो निकल के आ रहा है ना वो आ रहा है माइनस के अपॉन 2.303। तो ये किसके बीच कर्व है बेटा, लॉग ए वर्सेस टी के बीच। तो दिस इज द कर्व बिटवीन log a वर्सेस t। ध्यान से देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था ना, अब देखो नेगेटिव फ्लो क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव फ्लो भी इंडिकेट करता है, कैसे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। और ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ log a अपॉन t के बीच। तो इस तरीके से जब भी ग्राफ आएगा तो आपको बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से ग्राफ बन रहा है और क्या बन रहा है। देखो ये कौन सी इक्वेशन से बना है वाला ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जरा एक बार कि किस तरीके से ये हम लोगों का बना है, तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये वाला जो इक्वेशन था हम लोगों का, दिख रहा है आपको ये वाला। तो इसको आप कंपेयर कर लो बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा बेटा, ये वाला हो जाएगा हमारा y, ये हो गया हम लोग का m, ठीक है। और ये t क्या हो गया हम लोग का x, और ये पूरा क्या हो गया बेटा c। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा log a, स्लोप हो जाएगा माइनस का k अपॉन 2.303, x एक्सिस पे t है और ये हमारा इंटरसेप्ट है, दैट इज log a नॉट। तो आई होप क्लियर होगा ये ग्राफ कैसे बना है, जो नेक्स्ट वाला ग्राफ दिखाया मैंने। तो इस तरीके से ये ग्राफ हम लोगों का बना हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ऐसे ग्राफ को बना सकते हो log a अपॉन t। उसी तरीके से अगर किसी ने बोल दिया कि आप ग्राफ बनाओ log a नॉट अपॉन e के साथ वर्सेस द टाइम t, तो log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम t का ग्राफ कैसे आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव में स्लोप आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो याद रखना है कि अगर पेपर में ग्राफ बोला है log a के साथ, मान लो ऐसा गिवन है और बोल दिया आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तुरंत देख के बता देना कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। इस तरीके से तो ये ग्राफ हो जाएगा log a वर्सेस टाइम और ये ग्राफ है log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम का। तो एक में स्लोप पॉजिटिव है, एक में स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो तीन तरह का स्लोप हो सकता है, या तो स्लोप स्ट्रेट हो, या पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो। तो इस तरीके से तीनों स्लोप हमने ड्रॉ किया, ठीक है, दो केस के, ठीक है। चलिए, now the time taken for the completion of the same fraction of change in the half life is independent of the initial concentration। तो देखो इसका किस तरीके से हाफ लाइफ टाइम निकला है,
तो इसका भी हाफ लाइफ टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपली निकाल सकते थे। कैसे निकालते बेटा? कुछ नहीं, जो आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन आया है, क्या आया था कि k इज इक्वल टू, और इसे मैं t के टर्म्स में लिख दूं, t के टर्म्स में लिखता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो t के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो क्या आया था बेटा? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, एंड दिस इज log r नॉट अपॉन r, यही तो आया था, ठीक है जी। तो यही आया था कि t इज इक्वल टू 2.303 log r नॉट अपॉन r। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि हाफ लाइफ, तो जस्ट लाइक अ जीरो ऑर्डर, कुछ मत करो, r की वैल्यू को कितना रख दोगे? r नॉट बाई टू, हाँ भाई जितने देर में r नॉट बाई टू हो जाता है वही तो हाफ लाइफ टाइम होता है। और t की वैल्यू को कितना रख दोगे? t हाफ। तो बस ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t की जगह आपने पुट कर दिया t हाफ, 2.30 का 2.30 ही रहा, अपॉन के का के रहा, लॉग का लॉग रहा, आर नॉट का आर नॉट रहा, और आर की जगह क्या लिख दिया बेटा? आर नॉट बाई टू, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, ठीक है जी। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, लॉग टू इंटू 2.303, लॉग टू की वैल्यू क्या होगी? 0.30 तो यहाँ से देखो हमारा जो टी हाफ निकल के आया वो कितना आ गया? टी हाफ कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन टी। तो इस वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें याद रखना है कि टी कितना आता है हाफ लाइफ टाइम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, now since the rate is independent of the concentration, the unit of k will be the time inverse, है ना। तो सिर्फ टाइम इनवर्स होता है इसमें, क्योंकि क्या इस तरीका से यूनिट निकालने का, मोल पर रेटेड फॉर 1 माइनस n, तो n तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या बचा? फिर सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, और इसे टाइम इनवर्स में हम इसकी यूनिट को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा कुछ एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहां पे हमें ये फर्स्ट ऑर्डर देखने को मिलता है। तो पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जो डिकम्पोज ऑफ H2O plus O2 दे रहा है, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट है, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। तो ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं, दो तीन याद रख लेना आप, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑर्डर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ नहीं। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा एक चीज और क्या लिखी है मैंने, कि ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सभी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं रेडियो एक्टिव फिनोमेना जितने भी होती हैं। जैसे यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं रेडियो एक्टिव डिके के टर्म में लिखना चाहूँ फर्स्ट ऑर्डर को, तो कैसे लिखूंगा? तो k is equal to 2.303 upon t log r naught upon r था, तो r naught की जगह n naught, n naught क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द इनिशियल टाइम अपॉन n, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। तो याद रख लेना, जितना भी रेडियोएक्टिव डिके होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू ही होता है, ठीक है जी। चलो ये देखो, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गैसियस फेज में लिखना है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो भाई, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा कि टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, कि मान लो कोई ए रिएक्टेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में है, और रिएक्ट करके बी और सी दे रहा है, और दोनों किस फॉर्म में आ रहे हैं? गैसियस फॉर्म में दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो आपको बोला है कि आप इसके लिए एक्सप्रेशन निकालो फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या निकलने वाला है बेटा? तो k is equal to this one, that is 2.303 log p naught upon 2 pu minus pt। what is p naught और pt? तो ध्यान से देखो बेटा, मान लो कोई रिएक्शन है A जो गैसियस फॉर्म में है, और क्या दे रहा है? B प्लस सी। तो इनिशियली मान के चल रहा हूं जब टाइम जीरो था, जब क्या था? टाइम जीरो था, तो उस समय रिएक्टेंट जो था उसका प्रेशर पी नॉट था, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, तो उसका प्रेशर कितना है? 0 0 atm है। कुछ समय के बाद मान लो इसमें से कुछ x अमाउंट प्रेशर इसका घटा, तो दैट इज पी नॉट माइनस एक्स, तो इसको x अमाउंट ही मिला होगा। नाउ अब आप पीटी को कैसे लिख सकते हो बेटा? अगर मैं बोलूं पीटी लिखना है तो पीटी कैसे लिखोगे? पीटी कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखो तो पीटी ये हो जाएगा ना, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो पी नॉट पीटी इज इक्वल टू कितना आ गया? पी नॉट प्लस एक्स आया बस। तो दिस इज पीटी, दैट इज द टोटल प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। तो एक्स कितना निकल गया? पीटी माइनस पी नॉट। अब हम सबको पता है कि अगर मैं अब पीए निकालने की कोशिश करूं, पीटी तो मैंने निकाल दिया, अब मैं पीए निकालने की कोशिश करूं, तो बेटा पीए कैसे निकलेगा? ध्यान से सोचो,
कि अगर मैं निकालने की कोशिश करूं कि मुझे यहाँ पे पीए निकालना है, जैसे हम लोग नहीं निकालते थे 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मुझे उस आर नॉट को मैं पीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे उस पीए को निकालना है तो पीए कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पीटी हमारा इतना हो गया और एक्स हमारा इतना हो गया। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तुम्हें ध्यान हो तो, दैट इज 2.303, और यहाँ पे क्या लिखते थे, दैट इज, जल्दी बताओ पूरा जो फॉर्मूला लिखते थे, लॉग, चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाया था तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो, क्या फॉर्मूला होता था बेटा, वो ये होता था कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, एंड दिस इज लॉग आर नॉट अपॉन आर। उस आर को आप ऐसे भी तो लिखते थे, a माइनस एक्स लिखते थे कि नहीं, या r माइनस एक्स लिखते थे। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ भी हमने क्या किया है, वैल्यू को पुट कर दिया। यानी अगर मैं बात करूं कितना मेरा पीटी आ रहा है, तो इनिशियल प्रेशर कितना रखा, पीओ, यानी एट टी इज इक्वल टू 0, और अपॉन में टोटल प्रेशर कितना आ गया बेटा, 2 पीओ माइनस पीटी। तो इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। यानी जब भी गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पीओ अपॉन 2 PO minus PT, and this PT is pressure at a particular instant of time, and PO means pressure at T is equal to 0, that is the initial pressure। तो इस तरीके से बेटा आप इसको गैसियस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब देखो एक और छोटी सी चीज, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन, कि कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जिनका ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। तो बेटा देयर आर सम रिएक्शन जिसका रेट को हम फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, कि फ्रैक्शन के तौर पे आता है। जैसे कि देखो CO प्लस Cl2, अब इसका मैं अगर रेट निकालने जाऊं तो कितना आ रहा है, CO की पावर 2 प्लस Cl2 की पावर 1/2, दैट इज 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, अब इसे 2.5। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे COCl2 हो गया, CO प्लस Cl2 हो गया, तो ये क्या बताता है, फ्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थोड़े बहुत एग्जांपल है, जस्ट एक बार इसको देख सकते हो। अब ये हम लोगों का पूरा समरी बनता है, ठीक है, कि समरी बनता है ये पूरी चीज, कि क्या होता है ये, किस तरीके से हम ऐसी चीज को डिराइव करते हैं। तो क्या है समरी बेटा, ध्यान से देखिए। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, अभी ध्यान तुम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो ये समरी के साथ हम इसको खत्म करेंगे। तो ये देखो, ये ऑर्डर था जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, और चाहो तो सेकेंड ऑर्डर के लिए भी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। और इसी तरीके से इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या, k इज इक्वल टू x अपॉन t, है ना। और यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मोल, और ये लिखा है डेसीमोलर माइनस 3, और एस यानी मोल, ये वॉल्यूम को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम यूनिट ऑफ की हमेशा याद रखना, मोल अपॉन लीटर, लीटर में भी लिख सकते थे, है ना, इन्होंने डेसीमीटर क्यूब में लिया है। और ये देखो ये कर्व हो जाएगा फर्स्ट किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो दिस इज द कर्व फॉर द जीरो ऑर्डर। तो ये है जहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, जहाँ पे log a माइनस एक्स के बीच ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को बता सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, जहाँ dx by dt आ रहा था ये, और दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यही तो आई थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और ये इसका हाफ लाइफ टाइम था, ये इसका हाफ लाइफ टाइम था, क्लियर है। सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट थी। उसी तरीके से इसके दो कर्व बनाए थे, एक तो नेगेटिव स्लोप और एक पॉजिटिव स्लोप के लिए भी। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी ना, कि किस तरीके से। उसी तरीके से अगर कोई तुमसे पूछे सेकंड ऑर्डर के लिए, तो देख सकते हो बेटा, इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो nth ऑर्डर तक के लिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो आपको जीरो और फर्स्ट पे फोकस करना है फिलहाल। अगर तुमसे कोई यूनिट की बात करें तो यूनिट तो आपको बता ही रखा है, मोल पर लीटर पर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, उससे आप इनके यूनिट को भी निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में सारी बात हो गई, कि किस किस तरीके से आप इनको डेराइव करते हो और क्या इनकी वैल्यूज आती है किस तरीके से, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या करना है हम लोगों को। देखिए बेटा, तो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है, मैं इसको फटाफट सॉल्व करा देता हूँ। जैसे बोला है कि फॉर द रिएक्शन a प्लस b गिव्स अस प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाय r इज इक्वल टू k a की पावर 1/2 b की पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, आपको सिर्फ ऑर्डर ही तो पूछा है, तो हम सबको पता है कि ऑर्डर कैसे निकालते थे। ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता था, कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो दिख रहा है उसको सम कर दो। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, 1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, 1/2 प्लस 2, यानी कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा, जल्दी बताओ, दैट इज 2, दैट इज 5/2, क्लियर है, और भी से 2.5।
तो इस तरीके से हम इस चीज का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस, फाइंड द हाफ लाइफ। अब बेटा आपको हाफ लाइफ निकालना है और रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 5.5। अब देखो यार हम सबको पता है कि टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता था, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, दैट इज 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 40। तो बस इस तरीके से आप टी हाफ निकाल सकते हो। जो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक वर्ड के क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों को, नेक्स्ट ये बोल रहा है हम लोगों से बेटा कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द 80% ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, तुम फॉलो करना इस तरीके को। सबसे पहले जो पूछा है ना उसको लिख लो, निकालना क्या है, तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम नीडेड। तो इस टाइम को निकालते हैं बेटा 80%, यानी हमें क्या निकालना है, टी 80%। तो टी 80% मतलब फॉर्मूला लिख दो, फर्स्ट ऑर्डर का है, साफ साफ पता लग रहा है, तो 2.303 बोल ही रखा है ना। दिस इज इक्वल टू के एंड दिस इज इक्वल टू लॉग। जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी, आर नॉट हमेशा 100 लिखा करो। तो आर नॉट कितना ले लिया हम लोगों ने, 100। अब देखो बेटा, आर बोल रहा है 80% रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, यानी 80% खत्म, यानी कितना बचा 20। तो दिस इज 20, तो टी 80, यानी हम लोगों को ये तो निकालना है। अब ये जब निकालना है तो मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से बताओ, मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा, मुझे रिक्वायरमेंट है की निकल जाए किसी भी तरीके से। तो अब देखेंगे ऊपर क्या होना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स दिस मिनट को 50%, 50% मतलब समझ लो क्या दे रखा है, टी हाफ। टी हाफ की तो बात कर रहा है, तो टी हाफ कितना दे रखा है इसका 69.3 में। तो चलो, हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता था, 693 अपॉन के, और के कितना होता था बेटा, यही तो निकालना है हम लोगों को। तो क्या हम यहाँ से के नहीं निकाल लेंगे कि दिस इज 0.693 अपॉन टाइम कितना दे रखा है बेटा 69.3। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। तो 0.693 अपॉन 69.3, यहाँ से आप के निकालो, उसी के की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो के कितना आएगा भाई, जल्दी बताइए, के कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 693 अपॉन 693, 10 की पावर को जरा सॉल्व कर लो, तो ऊपर चला गया 10, ठीक है जी, नीचे आ गया 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3, ये तो कैंसिल, यानी ये कितना हो गया 10 की पावर 3 और 10, तो एक 10 से 10, 10 की पावर माइनस 2, और भी से 0.01। तो ये आ गया के की वैल्यू, सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट होगी कि मिनट में दे रखा है, जल्दी बताओ, तो ये देखा मिनट में, तो क्या लोगे मिनट इनवर्स। तो मिनट इनवर्स इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो देखो कितने सिंपल तरीके से निकाल दिया। अब हमें जब के पता लग गया, के की वैल्यू को जस्ट इसमें पुट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। क्या आएगा भाई, चलो देखते हैं। तो के की वैल्यू को इसमें पुट कर दे क्या फटाफट, चलो। तो हम लोग को क्या आया था पूरा कहानी, देखो एक बार। तो पूरा कहानी ये था कुछ कि हम लोग को निकालना था टी 80। तो टी 80 निकाल ही रहे थे हम लोग, यहाँ पर हमने पुट किया था 2.303 अपॉन में क्या के, तो के कितना आ गया 0.01। दिस इज लॉग एंड दिस इज 100 अपॉन 80% बोला है तो 20 बच गए। 20% बोलता तो यहाँ कितना लेते 80। अब सॉल्व करो बेटा, ये कितना हो गया, ये हो गया 2.303, ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, बस मेरे को लॉग वाला थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। ये देखो बेटा, ये लॉग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग कितना हो गया, सीधा चाहो तो मैं सीधा 5 लिख दूं, तो लॉग 5, बस लॉग 5 की वैल्यू आप पुट कर दे, लॉग 5 की वैल्यू आपको गिवन है। तो इस तरीके से बेटा आप टी 80 बहुत ही आसान तरीके से यहाँ निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये तरीका होता है बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बोलता था डिफाइन द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप इन द रिएक्शन। तो हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जो एक स्टेप में होती है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन वन स्टेप में होती है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझते हैं। अगला रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, तुम सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम।
तो इस तरीके से बेटा हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझना एक बार कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे रखा है 2NH2 gives us N2 plus 3H3, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा, और मिस्टेक है कि 2NH3 है ना, एंड ये डिकम्पोज हो रहा है और क्या दे रहा है हम लोगों को, N2 दे रहा है प्लस 3H2 दे रहा है। एक तो तुम्हें अगर इसको याद हो तो अभी अभी किया था ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन एग्जांपल था जीरो ऑर्डर का, तो वो याद है तो कर सकते हो। नहीं तो एक और तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे रेट इज इक्वल टू बेटा के दे रखा है, तो जब भी रेट इज इक्वल टू के दे देना, यानी देखो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको देखते ही समझ जाना कि ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो। तो जब भी रेट इज इक्वल टू के दे दे तो सीधा क्या समझ जाना है कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो साफ से पता लग गया कि यहाँ पे जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है, जीरो। ठीक है, पहली चीज डन। दूसरा क्या पूछा है भाई, तो राइट द ऑर्डर इन मॉलिक्यूलैरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, तो मैंने बताया था मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने, दो NH3, रिएक्टेंट साइड क्या है, दो NH3, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, दो, क्योंकि इसके तरफ दो हैं ऐसे NH3 के मोल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई बेटा टू। अब नेक्स्ट तीसरी चीज क्या पूछा है, मैं जल्दी बताऊं कि राइट द यूनिट ऑफ के। तो यार यूनिट ऑफ के किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है ऑर्डर पे, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, देखो ध्यान से। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर तो हमने निकाल दिया है, ऑर्डर कितना निकाला है, ऑर्डर निकाला है जीरो। अब हम सबको पता है यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हम लोग यूनिट निकालते थे। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n, एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब देखो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, n की वैल्यू को कितना पुट कर दोगे, n की वैल्यू को पुट कर दो, कितना, n की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। तो n की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज मोल 1 लीटर -1, एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हो मोल के पावर में। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो दो नंबर तीन तीन नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है पूरा इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था आपको कि ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ को देख के बताना है कि फॉर दिस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज गिवन एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन LNR वर्सेस टाइम। तो मैंने बताया था जब भी LNR वर्सेस टाइम हो तो वो ग्राफ हमेशा किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर सिर्फ R वर्सेस टाइम हो तो किसका होता है, जीरो ऑर्डर। तो इस ग्राफ को देख के पता लग गया कि किसका होगा, जल्दी बताइए बेटा। ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि LNR वर्सेस टाइम है, यानी ये ग्राफ किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है जी। तो ग्राफ किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द यूनिट, तो हो गया ना काम, यूनिट तो कुछ करना ही नहीं है, के का यूनिट हमें पता है, दैट इज वही मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये तो 1 - 1 पूरा जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट। तो इस तरीके से ग्राफ देख के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तरीका हो गया बेटा पूरा हम लोगों का, जिससे हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है, बड़ा ध्यान से समझना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, बढ़ता है। यानी टिपिकली द रेट ऑफ ऑल रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्शन का क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। गुड, यानी एवरी 10 डिग्री राइज के अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस, डबल हो जाता है। तो आर्हेनियस का एक इक्वेशन था बेटा,
कि आर्मीनियस ने क्या बोला था, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था टेम्परेचर डिपेंडेंसी को रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो देखो बेटा, दिस इज के, तो के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, where this EA is called activation energy and A is called constant और this is frequency factor। ठीक है, तो ये क्या बताता है, बाइनरी कोलिजन के बारे में बताता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, कि किस तरीके से कोलिजन हो रहा है, ऑल्सो कॉल्ड द कोलिजन नंबर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर हम सबको पता है गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर, एंड ई इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो याद रखना बेटा आपको कि ये हम लोग का आर्मीनियस का एक इक्वेशन था, k is equal to a e की पावर माइनस a अपॉन r टी। अब इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग, तो डोंट वरी। देखो, तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी, तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा, यानी द एक्टिवेशन एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड as the energy, यानी the energy that activate पैसिव और नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल, यदि कोई पैसिव या नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल है उनको एक्टिवेट कर देना ताकि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सके, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, विच मॉलिक्यूल मस्ट पोसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑन कोलिजन, जो होना ही चाहिए अगर तो प्रोडक्ट बनाना चाहता है कोई भी रिएक्टेंट। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी गिव अस एन आइडिया कि whether a given reaction is slow or fast at a given temperature, a reaction in which a lower activation energy proceed at a faster rate at a given temperature। यानी क्या ध्यान रखना है बेटा, कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हमें आइडिया देती है कि रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। मान लो कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि दे प्रोसीड एट अ फास्टर रेट एट अ गिवन टेम्परेचर, और उसी तरीके से मैंने बोल दिया कि किसी का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो लोअर स्पीड से रिएक्शन को कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द डिफरेंस इन द एक्टिवेशन एनर्जी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्ब्ड डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी का होता है उसी के चलते हम लोग को अलग अलग डिफरेंस रेट ऑफ रिएक्शन की दिखाई देते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, चलिए बेटा इसको देखते हैं एक बार कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो एक्टिवेशन एनर्जी का एक डिराइव फार्मूला है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है, तो बेटा वही इक्वेशन, उसी में हमने लॉग ले लिया दोनों बगल, तो लॉग लेते ही क्या हो गया, दिस बिकम ln a माइनस ln a माइनस e अपॉन r t। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ग्राफ भी से ड्रॉ होगा, उस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। Now, if the value of the rate constant and the temperature T1 and T2 are given, मान लो कि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 हो गए, तो इस तरीके से ln K1 ln K2 एट टेम्परेचर T1 एंड T2, अब इन दोनों से एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, यानी न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज log K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R T2 minus T1 अपॉन T1 into T2, और इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से फॉर्मूले याद रखते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक बेटा ये वाला। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है, कि दो फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो ln के और स्लोप क्या हो गया, माइनस ये फर्स्ट इक्वेशन है ए नंबर से, माइनस ई अपॉन 2.30 आर वर्सेस 1 अपॉन 10। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का एक कर्व मिलता है हम लोगों को इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, ये वाला, इस इक्वेशन की हेल्प से ये हम लोग का y एक्सिस हो गया, ये इंटरसेप्ट c हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये ये पूरा हमारा स्लोप हो गया जो कि नेगेटिव है, और 1/t हमने x एक्सिस में ले लिया है। तो पूछा जा सकता है बेटा कि इसका स्लोप क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उस तरीके से आप बताओगे। और रेडियस का कर्व किसके बीच है, ln k वर्सेस 1/t के बीच, तो इस तरीके से आप इसके कर्व को भी बता सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्या पूछा गया है, ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द टू डिफरेंट टेंपरेचर आर गिवन, और आपको निकालना है EA। तो हम सबको पता है यार EA का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है कि EA को मैं लिख सकता हूँ log K2 ओवर K1, है ना, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, एंड दिस इज व्हाट,
दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। ठीक है, इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा, आपको केवल K2 दोनों गिवन है, तो दोनों की वैल्यू को पुट कर दोगे। K2 भी गिवन है, K1 भी गिवन है, R की वैल्यू भी आपको गिवन है, T2 T1 भी गिवन है। तो क्या यहाँ से आप ये नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, इसको आप लोग निकाल लोगे आराम से, है ना? क्योंकि आपको दो वैल्यू K2 K1 गिवन है, T1 T2 गिवन है, R गिवन है। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस E। इस E को ही तो निकालना है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन के ऊपर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज हम लोगों ने कवर करी है ना, कि पूरा अपना फर्स्ट ऑर्डर डिराइव्ड इक्वेशन को ऑर्डर किया, और इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा कवर किया अपना एक्टिवेशन एनर्जी को भी पढ़ा, और न्यूमेरिकल्स भी दिए कुछ हम लोगों ने, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और अपना आर्मीनियस इक्वेशन पे। तो आई होप ये सही रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाए केमिकल काइनेटिक्स के, और सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? अब क्या करेंगे, अब मैं एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल को कराऊंगा कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स को करके तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर्स में तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वहां पे हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, टिल टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, और तीनों वीडियोस देखो, सॉल्यूशन वाला भी, और जहां भी डाउट होता है, जो भी आता है, तो कमेंट करो, बिल्कुल बताओ। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक बायोमोलिक्यूल्स का भी लेके आने वाला हूँ कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि उनको बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो एक बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे करना है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल टेक केयर, और अच्छे से बेटा इसकी पढ़ाई करो।